हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा चल रहा है, उसमें हम लास्ट वीडियोस में क्लासिफिकेशन किया था, एलिमेंट्स किए थे, तो उसी का हम फर्दर आज करने वाले हैं। उन्हीं में से एक एलिमेंट्स जो किया था मटेरियल इशू कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, आपका चैप्टर है मटेरियल का, तो वही हम आज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल क्या है? मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के अंदर। अगर कोई भी फॉर्म या कंपनी बिजनेस प्रोडक्शन कर रही है तो उसमें क्या होगा कि मटेरियल एक नेसेसरी फैक्टर है, क्योंकि कोई चीज प्रोडक्शन करने के लिए हमें मटेरियल को काम में लेना पड़ेगा। हम कोई चीज कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास होंगी उसको, यानी कि वो माल जिसके थ्रू क्या है प्रोडक्शन होती है या जिसको हम यूज करते हैं। मेनली जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल क्या होता है? वो कच्चा माल होता है जिसको यूज करके हम एक फिनिश गुड्स है वो तैयार करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस होगी जिसके थ्रू क्या होगा, एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, या यूं कह लो कि फिनिश गुड्स है वो तैयार होगी। ये इसको क्या है, ये होता है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होता है जिसको क्या हम फर्दर कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि जो यूजेबल फॉर्म में जिसको तैयार करना। तो हमारा मटेरियल क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इसको इस तरह से कंसिडर हम करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है कि अगर हमें इस मटेरियल के बारे में नहीं पता होगा, हमें मटेरियल का नॉलेज नहीं होगा कि हमारा मटेरियल है इसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, या मटेरियल है हमें इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो अगर इन चीजों का हमें नहीं पता होगा तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो हमारी क्या चीजें हैं कि हम इसको टोटल कंसिडर नहीं कर पाएंगे, या यूं मान लो कि हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमें ये नहीं पता हमारा मटेरियल चाहिए कितना, किस हिसाब से हमें चाहिए, तो उस हिसाब से क्या है कि हमारा मटेरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हम जो इसमें रॉ मटेरियल है इस चीज को कंसिडर किया जाता है। तो मेन चीज क्या होती है, कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या होगी, उसे ये पता हो कि उसके जो प्रोडक्शन है या जो डिपार्टमेंट है मटेरियल अवेलेबल कितना है, मटेरियल अवेलेबल कितना है, ठीक है, कितना मटेरियल उसको जरूरत है, यानी किस जो चीज यानी कि कितना अवेलेबल है, कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमें क्या है, मटेरियल को प्रॉपर यानी कि कंट्रोल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल कंट्रोल करते हैं इसलिए कि मटेरियल जो कंट्रोल है, हमें कंट्रोल का मतलब क्या है, व्हेन, व्हाई, कब और क्यों, किसनी और ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम जरूरत है। तो वो चीजें हम क्या ऐसे मटेरियल कंट्रोल इसमें क्या करेंगे, हम अप टू डेट रहते हैं कि हमें इतने मटेरियल की जरूरत है, हमें इतना क्वांटिटी प्रोडक्शन करनी है, इतना स्टॉक है वो हमारे पास क्या अवेलेबल है, ताकि हमारी प्रोडक्शन क्या है वो स्मूथ चलती रहे। स्मूथली वर्क ऑन होने के लिए क्या जरूरी होती है कि मटेरियल हमें पता हो कब कितना, हम अपडेट रहेंगे। अपडेट कब रहेंगे, जब वहां इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल क्या, कोई भी सिस्टम हम काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हम पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके रखते हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार हो कि हमें कितना, हमारे जो स्टॉक है वो अवेलेबल है, मटेरियल का कितना स्टॉक है वो अवेलेबल है, और जो भी हम ऑर्डर करते हैं वो कितने टाइम में आ जाता है, ठीक है, कितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, डेली कंजम्पशन कितनी हमें चाहिए होती है, डेली जो यू कंजम्पशन है हम जो प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो हमारी कितनी है वो हम देखते हैं। तो उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, टाइम ऑर्डर कितना लगता है कि हम ऑर्डर करते हैं उसमें टाइम कितना लगता है, तो वो चीजें ध्यान में रख के हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके रखते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्शन है वो स्मूथ चलती रहे, वो बिल्कुल भी बीच में रुके ना, जो प्रॉपर चलता रहे, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी चलती रहे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये भी पता हो कि एक्सेस में मटेरियल ना हो, एक्सेस में होगा तो उसको मेंटेन करना, स्टोरेज करना, इसमें भी काफी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो क्या हमारा मटेरियल में आएगा। जो मटेरियल कंट्रोल है ना, इसको इसके दो लेवल है मटेरियल कंट्रोल के, यानी कि जो लेवल जो इसके है मटेरियल कंट्रोल के वो दो हैं बेसिकली, ठीक है। पहला क्या होता है, क्वालिटी वाइज, ठीक है, क्वालिटी वाइज, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या देखते हैं कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, ये देखते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, मटेरियल अवेलेबल है, यस और नॉट, ठीक है, यानी कि है या नहीं, मटेरियल कितना है, किस हिसाब से है, वर्क स्मूथली चलता है। दूसरा क्या आता है, फाइनेंशियली। फाइनेंशियली कंट्रोल के अंदर क्या होता है, इसमें ये देखते हैं कि जितना इसके ऊपर एक्सपेंसेस अराइज हुए हैं, वो एक्सपेंसेस यानी कि जितना इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कह लो या एक्सपेंसेस कह लो, जो टोटल कॉस्ट हुई है, क्या वो एफिशिएंटली मटेरियल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा।
एफिशिएंटली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। यानी कि जितना इसमें सपोज कि हमने मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर हमने 1000 रुपीज लगाई, उसकी हमने है वो 100 यूनिट परचेज करी, तो क्या ये 100 यूनिट है ये हमारी प्रॉपरली प्रोडक्शन में आ रही है, कोई मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, या जो स्टॉक रख रहे हैं तो स्टॉक में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसको मेंटेनेंस करने में खर्चा ज्यादा आ रहा हो या खराब हो जा रहा हो, तो ऐसा एफिशिएंटली प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि जितना हमने इसके ऊपर अगर 1000 रुपया लगाया है, तो क्या ये 1000 रुपया हमने एफिशिएंटली यूज किया है कि नहीं किया उस मटेरियल का। तो वो चीजें क्या इसमें देखते हैं। क्वालिटी में हम क्या देखेंगे, मेरी रिक्वायरमेंट जिस टाइम चाहिए उस टाइम है कि नहीं है, कितनी हमारे पास है कि स्मूथ चलता रहे काम। और फाइनेंस में क्या देखते हैं, हम फाइनेंस देखते हैं। हमें नीड क्यों पड़ी मटेरियल कंट्रोल की, नीड कह लो या इसके ऑब्जेक्ट कह लो, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट कह लो, क्यों जरूरत पड़ी हमें मटेरियल की देखने की, कि ये चीज सबसे पहला क्या होता है, इंश्योर करना। किस चीज को इंश्योर करना, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि आप मटेरियल को चेक करो कि आपके पास मटेरियल है या नहीं, कितना है, कितने टाइम तक आपको काम करना है, कितनी प्रोडक्शन आपने करनी है, किस हिसाब से वो अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो देखते हैं। दूसरा इसमें हम क्या देखते हैं, क्वालिटी। प्रॉपर क्वालिटी के साथ आइटम है वो मिल रहा है कि नहीं हो रहा, कि जितनी जिस हिसाब की क्वालिटी है, कि जो क्वालिटी मेंटेन, ऐसा ना हो कि कई बार क्या मटेरियल की शॉर्टेज हो तो उसमें हम अनदर चीजें हैं उसको मिला के और हम वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारी जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो हमारी वहां पे जो सेल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर टूटेंगे कि क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। और ये देखना कि जितना हमने मटेरियल के ऊपर एक्सपेंसेस लगाए हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हुए हैं या नहीं, प्रॉपर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन उनका हुआ है या नहीं, इस चीज को चेकआउट करना। तो ये देखना कि जितने एक्सपेंस, जितनी कॉस्ट हमने इसमें लगाई है वो प्रॉपरली इसके अंदर हुई है कि नहीं, यानी कि जितना खर्चा लगा है उतने का मटेरियल हमने काम में लिया, हमारा मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ है, या उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा एक्सेस में नहीं अराइज हुई है। तो वो चीजें क्या आ जाएंगी हमारी, इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसलिए हमें जरूरत पड़ी इसकी कर्ज की। एक क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, यानी कि हमारी जो प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, यानी कि कितनी हमारा मटेरियल है वो इसकी इनकमिंग हुई है, इनकमिंग हुई है और कितना इसकी आउटगोइंग हुई है, जिससे क्या होगा हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मटेरियल कितना आ रहा है और फिनिश में तैयार होके कितना जा रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस राइज हो रहे हैं, कितनी डेट को मटेरियल आया था और जितना मटेरियल आया था उतने की आइटम प्रोडक्शन हुई है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर क्या पता मतलब मटेरियल कहाँ यूज हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है कि इस डेट को कितना आता है, तो वो रखने में हमारी हेल्प करता है कि मटेरियल कंट्रोल, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना भी इसमें जरूरी है, ताकि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हो, उसके बिहाफ पे हम आगे फर्दर डिसीजन ले सकें। और क्या है, अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन, ऐसा ना हो कि हम मटेरियल लेके आ रहे हों और वो हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, जिस पर्पस के लिए हम लेके आए उसमें नहीं हो रहा, ऐसे वेस्ट किए जा रहे हैं, कोई इसका प्रॉपर ध्यान, ना मैनेजर ध्यान दे के, ना सुपरवाइजर ना लेबर, तो अपने अकॉर्डिंग की ठीक है मटेरियल मंगवा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जितना हो रहा है एफिशिएंटली ले ही नहीं रहे। तो उस चीज को हमारे पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होगा, हम उसको कंट्रोल रखेंगे, अप टू डेट रहेंगे, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जितना मटेरियल इश्यू हुआ था उतना मटेरियल क्या हो गया, कहाँ यूज हुआ, किस तरीके का हुआ, तो वो हम क्या उसमें रिकॉर्ड रखेंगे पूरा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा मटेरियल है वो सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल है वो स्पॉइल कितना हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, कि एक्सेस में हम स्टोर ला के रख रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है 100 यूनिट की है, अगर वहां पे हम क्या 150 यूनिट है वो दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट इतने की है, अवेलेबल इतना करवा रहे हैं, तो 50 यूनिट्स है ना उसका वो क्या है, कहीं स्पॉइल तो नहीं हो रहा, कहीं उसको डैमेज तो नहीं हो रही, या कोई खराब तो नहीं हो रहा, या ऐसे ही कुछ जो लेबर है, जो मैनेजर है वो ध्यान नहीं दे रही इस चीज के प्रति की ठीक है एक्स्ट्रा 100 की जरूरत है, हमें 150 आ रखी है तो आराम से यूज करें, उसके ऊपर वो एफिशिएंटली वर्क ही ना करें। तो ये चीजों के लिए हमें क्या है, इसके ऊपर स्टडी करना, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, मटेरियल कंट्रोल का देखना एक रिकॉर्ड के साथ, ये इसलिए क्या है जरूरी है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, टेक्निक्स आती है, किस किस टेक्निक्स के थ्रू कैसे कैसे मटेरियल को हम रिकॉर्ड रखते हैं, किस किस फॉर्म में। वे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वैसे इसमें क्या है टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स
ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसमें काफी सारी हैं, जो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस हिसाब से सुटेबल होती हैं उसी के हिसाब से क्या है वो यूज करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये टेक्निक मेरे ज्यादा बेनिफिशियल है, जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जिस टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो टेक्निक्स यूज करते हैं। तो हम स्टेप टू स्टेप करेंगे इसकी जो टेक्निक्स है वो। मेनली इसकी जो टेक्निक्स स्टार्टिंग हम करते हैं, पहला है स्टॉक डिटर्मिनेशन। स्टॉक डिटर्मिनेशन यानी कि इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है स्टॉक को डिटर्मिनेट करना। अगर प्रॉपर रखे हैं तो इस तरह ले सकते हैं हम कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल या स्टॉक डिटर्मिनेशन, किसी भी नाम से। देखो नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या रखना है, स्टॉक को डिटर्मिनेट करना है। कैसे कि जो हमारे पास स्टॉक है वो कितना अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कैसा अवेलेबल है, वो चीजें इसमें देखना। ठीक है कि हमारा स्टॉक है वो प्रॉपर डिटर्मिनेट करें हम कि इतनी रिक्वायरमेंट है, उतना अवेलेबल है, ना ही एक्सेस में है और ना ही मिनिमम है, लो है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है इसको हम प्रॉपर मेंटेन करके रखें, डिटर्मिनेट करें कि जिस टाइम जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करते हैं उस डिपार्टमेंट के पास वो चीजें अवेलेबल हो ताकि वो अपने काम को स्मूथ चला सके। तो इसके आगे क्या है पार्ट्स, यानी कि इसके है ना वो 5 लेवल्स हैं। पहला क्या है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल कह सकते हैं आप, एंड इसको ऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जिसमें हम क्या करेंगे, यानी कि या तो रीऑर्डरिंग लेवल की एक ऑर्डर है हमारे पास, हमारे पास आइटम पड़ा है, तो हमें नया आइटम मंगवाने के लिए, नई प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास आइटम पड़ा है, हमें नई प्रोडक्शन करने के लिए आइटम को मंगवाने के लिए कितना टाइम उसमें लगेगा, यानी कि 1 ऑर्डर टू अनदर ऑर्डर, तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो इसमें क्या है हम देखते हैं कि इसका बीच का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लेग है वो कितना होगा। उसी के अकॉर्डिंग कि हमारे पास आज मटेरियल पड़ा है, ठीक है, हम कहते जाएं कि हमारे पास मटेरियल है, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, पर जब मटेरियल खत्म हो जाए तब हम मंगवाएं तो कितना टाइम में आ जाएगा और कैसे आएगा, किस हिसाब से आएगा, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी इसमें हम देखते हैं कि रीऑर्डरिंग लेवल में हम देखते हैं कि नॉर्मल हमारा जो कितने में मिलेगा, किस हिसाब से आएगा, ताकि हमारा जो एक स्टॉक है वो मेंटेन करके रखे, डिटर्मिनेट रखे। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में क्या है कि जितने लेवल की रिक्वायरमेंट है उसका एक मिनिमम लेवल, कि सपोज हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करते हैं, तो डेली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक मिनिमम लेवल को मेंटेन करके रखते हैं कि इतनी चीजों की हमें जरूरत है, इतनी चीजें हमारे मार्केट में हमें जो प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारी प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसी को हम एक मिनिमम लेवल मेंटेन करके रखते हैं कि इतना लेवल हमारे पास स्टॉक का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है मैक्सिमम लेवल। ये मैक्सिमम लेवल होता है कि जो प्रोडक्शन जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो पूरी इसके ऊपर ध्यान रखता है, पूरी कोशिश करता है कि एक मैक्सिमम लेवल मेंटेन करके रखे कि जो हमारा आइटम्स हैं जो कभी ऐसा ना हो कि जो मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से हमारी प्रोडक्शन है वो रुक गया। ठीक है, तो इसलिए क्या है मैक्सिमम लेवल रखता है उसका कि अगर 1000 यूनिट की जरूरत है वहां पे, तो उसका मैक्सिमम एक लेवल के हिसाब से कि इतना हमारे यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होना ही होना चाहिए। एक आता है डेंजर लेवल। ये लेवल मैक्सिमम में तो बिल्कुल मैक्सिमम है, इसके ऊपर अगर आप लेवल को मटेरियल को रखोगे तो वो आपका क्या ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा। डेंजर लेवल क्या होता है कि जहां पे हमारी जो टोटल 1000 यूनिट्स हैं, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए इतने यूनिट्स का चाहिए, तो अगर यहाँ पे इसके अंदर 50 यूनिट्स है वो यूज हुई, तो यहाँ पे जो परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा कि इसको 1000 रखना भी कैसे करके उसको वापस, कि मटेरियल कभी भी कम ना हो, बिल्कुल भी इसकी क्या है कमी ना हो उसके अंदर, तो वो इसमें क्या आ जाएगा हमारे डेंजर लेवल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल में क्या है, हम एक एवरेज बनाना चाहते हैं कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम है, उसका क्या करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम का हम एक एग्रीगेट लेके चलते हैं, एक एवरेज लेके चलते हैं कि हमें एग्रीगेट स्मूथली अगर हम एक महीने में इतनी प्रोडक्शन करते हैं तो हमें डेली के हिसाब से या डेली का हमारा एग्रीगेटली हमें इतना ही चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे हम जो मटेरियल है वो मेंटेन करके रखते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मिनिमम क्या है स्टॉक जो डिटर्मिनेशन करते हैं उसके क्या है बेसिकली 5 लेवल है। रीऑर्डरिंग लेवल यानी कि ऑर्डर टू ऑर्डर हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम दूसरा ऑर्डर करें तब तक हमारे पास क्या है गुड्स है वो अवेलेबल हो, एक मिनिमम लेवल मेंटेन करके रखते हैं हम। एक मैक्सिमम लेवल की उस लेवल से ऊपर अगर आप प्रोडक्शन यूनिट रखोगे हमारे, तो वो आपकी क्या है ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा,
ठीक है। डेंजर लेवल की वो लेवल जहाँ पे हम बिल्कुल भी कम होने ही नहीं देते मटेरियल, बस जितना हमें यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, नेक्स्ट उतना क्या है हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और एवरेज में क्या है कि एग्रीगेट हम मेंटेन करके रखते हैं। तो इनके वैसे प्रैक्टिकल भी है, बट प्रैक्टिकल इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी टेक्निक्स में जो आगे आएगा उसके ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो इसका बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, एक जो इसके बारे में क्या क्या है ये लेवल और कैसे इसमें मेंटेन करते हैं, तो वो ही ज्यादा जरूरी है। इसकी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है, इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर। सेकंड टेक्निक कह लो, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर, या इसको आप कह सकते हो EOQ। इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसी भी फॉर्म में, EQO EOQ, ठीक है, किसी फॉर्म में कि इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, हम इकोनॉमी के लिए लेके चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम ये देखते हैं यानी कि चीजों को कि हमारा एक स्मूथ प्रोडक्शन भी चलता रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मटेरियल आज ही बहुत सारा लाके डाल दें, ठीक, काफी मटेरियल है वो हमारे यहाँ पे रख देते हैं ताकि हम धीरे धीरे प्रोडक्शन करते जाएंगे। लेकिन वो मटेरियल हमने रख दिया, वैसे ही बाहर तो हम रख नहीं सकते, तो उसको क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, उसका एक रिकॉर्ड भी तैयार करना पड़ेगा कि ठीक है इतना मटेरियल हमें चाहिए, इस हिसाब से हमें चाहिए। तो वो चीजें क्या आ जाएंगी हमारे इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर में, इसमें हम स्टडी करते हैं। जब हम इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर देखते हैं कि हमें, यानी कि इसके अंदर मेनली क्या देखते हैं कि हमें कितने ऑर्डर में और किस हिसाब से हमें गुड्स है वो परचेज करनी चाहिए। अगर हमें 1000 यूनिट की जरूरत है तो हमें ये क्या 1000 है वो इकट्ठा ही परचेज करना चाहिए, या फिर इसको क्या है पार्ट्स में परचेज करना चाहिए, किस हिसाब से हम परचेज करें ताकि हमारा क्या हो, मिनिमम कॉस्ट आए, मिनिमम कॉस्ट आए उस मटेरियल के ऊपर कि हम इस तरीके से क्या करें, परचेज करें। यानी कि हमने क्या है, अगर कैसे होगा कि अगर हमने 1000 यूनिट्स है वो क्या करें, परचेज कर लिए एक साथ ही, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि उस ला के उसको रखा हमने मटेरियल को, तो उसको क्या एक मैनेज करने वाला चाहिएगा, उसका स्टोर करके रखना, उस मटेरियल खराब ना हो उसको मेंटेन करके रखना, और उसका जो गोडाउन है उसका जो रेंट है वो देना। तो वो सारी चीजें देखेंगे तो इसमें कितना एक्सपेंसेस लगेगा। वहीं अगर हम इसको क्या है 2 या 3 ऑर्डर में मिलाएं, कि इसको 2 या 3 ऑर्डर करके मंगवाएं, कि एक बार हमने क्या करा भी, अगर हम सपोज करो कि 2 ऑर्डर में मंगाए तो 500 यूनिट मंगवा ली, तो इस 500 के ऊपर हम देखेंगे कि जो आने जाने का खर्चा टोटल चार्जेस है वो कितने लगे, वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर इसको 1000 को हम इकट्ठा लाते थे, टोटल मेंटेनेंस और सारा खर्चा कितना हुआ, और अगर हमने 500 का हमने 2 में मंगवाया है तो इसके टोटल चार्जेस कितने हुए, लाने का, ले जाने का, रखने का, इसके चार्जेस कितने हुए। तो इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे और जिसकी की मिनिमम कॉस्ट होगी उसी को हम देखेंगे। अगर हमें लगता है कि 2 ऑर्डर करने से या 3 ऑर्डर करने से हमें हमारे ज्यादा बेनिफिशियल है, कॉस्ट कम आ रही है, तो हम उसको ऑर्डर में मंगवाएंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं स्टोर करने में ज्यादा, इकट्ठा मंगवाने में है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इकट्ठा मंगवा लेंगे। तो वो हम क्या करते हैं इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। मेनली इसके अंदर में ये देखते हैं कि कितने ऑर्डर में क्या है हम गुड्स को, तो इसमें चीजें ध्यान में रखनी थी, वो क्या होती है, स्टोर की कॉस्ट, स्टोर कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी अराइजेस होगी, ठीक है, उसका मेंटेन करने की कॉस्ट है वो कितनी आएगी। तो इन चीजों की पहले हम स्टडी करेंगे, यानी कि जब भी हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे, तो हमारा टोटल चार्जेस, कैरिंग किया चार्जेस कितने होंगे, उसको मेंटेन करना, उसको स्टोर रखना, फोरमैन का, गार्ड का, जो भी टोटल एक्सपेंसेस होंगे वो किस तरह से एक्सपेंसेस राइज होंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2ab √ डिवाइड बाय s। इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं हमारे EOQ को, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें एनुअल कंजम्पशन आता है, टोटल हमारा कितने चार्जेस आएंगे और हमारा कितने ऑर्डर्स में हमने, इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे कि हमारे इसलिए निकल जाएगा कि कितने ऑर्डर करें कि हमारी मिनिमम कॉस्ट रहे, कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आए और हमारा क्या है जो प्रोडक्शन है वो भी स्मूथ चलता रहे। तो ये चीजें क्या है इसमें हम ध्यान में रखते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसके कई बार प्रैक्टिकल पूछ ले जाते हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम जो लास्ट हमने किया था उसके प्रैक्टिकल है वो इतने नहीं है, वो नॉर्मली उसका पता होना चाहिए हमें। तो इसमें से क्या करना है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है। मंथली कंजम्पशन दे रखा है हमें, मंथली कंजम्पशन दे रखा है, कितना है 400 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, या फिर क्या है इसको रिसीविंग ऑर्डर कितनी है 50 रुपीज है। ठीक है, ये चीज गिवन है। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज है। स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 10 है, 10% है। क्या है 10% है, जितना आइटम आप मंगवाओगे उतना क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 10% लगेगा। निकालना क्या है, ईओक्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है 2AB डिवाइड बाई S ईओक्यू। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है एनुअल कंजम्पशन, और बी का मतलब क्या है बाइंग पर ऑर्डर। ठीक है, बाइंग पर ऑर्डर कितना आता है, और जो एस है उसका मतलब क्या है स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट का आता है। ठीक है, इसको हम करेंगे एनुअल, हमें क्या दे रखा है मंथली कंजम्पशन दे रखा है, तो हमें क्या निकालना होगा, पहले ईओक्यू निकालेंगे उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। तो हम एनुअल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 400 यूनिट गिवन है, तो उसको हमने एनुअल में यानी कि जो एक महीना का है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ का निकालने के लिए। तो 12 से करेंगे तो 12 4 48, इतनी यूनिट्स आ गई आपकी कौन सी एनुअल। ए आ गया, बी आपको गिवन है 50 और 10 और ये चीजें सारी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आप निकाल लेंगे। हम जो एस है उसको निकाल लेंगे। एस को हम कैसे निकालते हैं, एस को निकालने क्या है, जो कैरिंग कॉस्ट है 10% है ना, तो इसका 10% कर दिया। कॉस्ट पर ऑर्डर, जितने ऑर्डर करेंगे उसके हिसाब से हम करेंगे, तो क्या आ जाएगी 1 आ गया, 10, ये क्या आ गया एस निकाल लिया। अब इसकी क्या है हम पुट करते हैं वैल्यू, 2 इंटू 4800 इंटू 50 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4,80,000। इसको अंडर रूट करेंगे तो आएगा 693 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि 692.8 कह लो 82, तो यहाँ पे आ जाएगा 693। ये क्या गया अंडर रूट निकाल के, ये चीज है वो क्या आई है ईओक्यू आई है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर हम कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं जो हमारा एनुअल कंजम्पशन है डिवाइड बाय ईओक्यू कर देंगे। तो कितने ऑर्डर हमें, इतनी जो एनुअल हमें कंजम्पशन कितना हो रहा है 48 यूनिट हो रहे हैं, तो हमें एक साल में 48 यूनिट्स है वो रॉ मटेरियल चाहिए, और जो हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो 693 है। तो हमें कितने ऑर्डर करने चाहिए कि हमारी मिनिमम कॉस्ट रहे, तो उस हिसाब से हम निकाल देंगे हमारा ऑर्डर का 4800 डिवाइड बाई 693। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 6.92, यानी कि 7 ऑर्डर। तो यहाँ पे 48 यूनिट हमें करें तो 48 यूनिट को कहने का मतलब एक साथ हम नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि स्टोरेज की और केयरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा इस पे चार्जेस हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को 7 ऑर्डर करके मंगवाएंगे ताकि इसकी कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। ईओक्यू बहुत ही सुटेबल है मिनिमम कॉस्ट के लिए, बहुत ही सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि उसमें ये देखना कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल है और किस हिसाब से हमें इसको लेना है। तो वो चीजें हम देखते हैं कि हमें 7 ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे जो मटेरियल है उसके ऊपर हमें मिनिमम कॉस्ट आएगी, ज्यादा कॉस्ट को अफोर्ड है वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये आज के लिए इतना ही करेंगे, यानी कि 2 हमने आज किए हैं। इकोनॉमी क्वांटिटी ऑर्डर है, इसका कई बार प्रैक्टिकल है वो पूछ ले जाता है। इसका बहुत ही सिंपल है कि पहले ईओक्यू निकालेंगे अंडर रूट करके, उसके बाद इसका जितना एनुअल कंजम्पशन उसको डिवाइड कर देंगे जितना ईओक्यू आया है उससे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो आ जाएंगे।
ठीक है। और इसका 2 टेक्निक हमने की है। कोर्स 6 की मटेरियल की इश्यू कंट्रोल और वैल्यूएशन का हम चैप्टर कर रहे हैं। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो टेक्निक्स ही हैं। एक तो ईओक्यू है, एक जो हमारा परचेसिंग प्रोसीजर है वो हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।